Hello everyone, welcome to this new lecture for the subject of business and technology. हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, दैट वाज बिजनेस स्ट्रक्चर्स। हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह का होता है। तो उसमें हमने बात की थी एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर की, फंक्शनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर की। आज हम थोड़ा सा मजीद बात करेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो आजकल की दुनिया में डिफाइन किया जाता है। हमारे पास दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल और एक होता है स्केलर चेन। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे के नीचे कितने लोग जो है वो काम करते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग मिलकर एक बंदे को रिपोर्ट करते हैं, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब फॉर इंस्टेंस देखिए, यहाँ पर आपको ये शो किया जा रहा है कि एक मैनेजर है, इसके चार सब ऑर्डिनेट्स हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि चार लोग जो है वो मिलकर इस मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब सेकंड वाले में देखें कि देयर आर 1 2 3 4 5 6, तो इस मैनेजर को 6 लोग जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल 6 हो जाएगा। ठीक है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस द नंबर ऑफ पीपल दैट आर डायरेक्टली required to report a person or a manager is known as span of control। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल सिंपली मींस कि कितने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं या कितने लोग आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्केलर चेन का मतलब होता है लेयर्स कितनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, द चेन ऑफ कमांड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन मींस द चेन ऑफ कमांड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको यहाँ पर इस तरीके से देखिएगा कि देखिए, स्केलर चेन में सीनियर मैनेजर है, जूनियर, मिडिल मैनेजर एंड जूनियर मैनेजर। यहाँ पर स्केलर चेन जो है वो शॉर्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले चीफ अकाउंटेंट है, देन हेड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, देन परचेज लेजर सुपरवाइजर। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो स्केलर चेन है वो बड़ी है। स्केलर चेन का मतलब होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लेयर्स ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो मौजूद हो रही है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे पहले सीईओ है, देन सीनियर मैनेजर्स हैं, देन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, देन जूनियर मैनेजर्स हैं, देन लेबर्स हैं। तो यहाँ पर स्केलर चेन जो है आपकी वाइड है, आपकी टॉल स्केलर चेन है। इसको हम कहते हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें आपकी स्केलर चेन जो है वो बड़ी होती है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सीईओ है, मैनेजर है एंड लेबर है, तो यहाँ पर आपकी जो स्केलर चेन है वो क्या हो जाएगी? वो छोटी हो जाएगी। तो इनको हम शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कहते हैं, या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस का हम इनको नाम देते हैं। अब देखें, स्केलर चेन जो है हमारे पास वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट की जाती है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल हमारे पास एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने सिंपल एक दो बातें याद रखनी है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक मैनेजर को कितने लोग डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड स्केलर चेन का मतलब है कि कितनी लेयर्स ऑफ कमांड आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूडेड हैं। दैट इज ऑल जो आपने इसके बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्केलर चेन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्केलर चेन को अफेक्ट करेंगे? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमिन करेंगे कि अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन लंबी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? तो टाइप ऑफ वर्क। अगर तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है तो आपको कोई जरूरत नहीं है 15 डिफरेंट लेयर्स बनाने की, सिंपल 2 3 लेयर्स आप रख सकते हैं एंड आपका काम आसानी से निकल जाएगा। तो देखें, a manager may have a wide span of control for simple routine work, as he can manage many subordinates effectively. For complex work, the manager or supervisor may need a narrow span of control, but to monitor what subordinates are doing closely. देखें, वो ये कहता है कि अगर तो हमारा जो टाइप ऑफ वर्क है ना, अच्छा इसने दोनों को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन दोनों को बता देता हूँ, तो हम अभी इसी पर ही फोकस करते हैं। आप प्लीज जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। टाइप ऑफ वर्क का मतलब है कि अगर काम सिंपल है, आपका जो मैनेजर है वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है।
लेकिन अगर काम कॉम्प्लेक्स है तो फिर आपने चेन ऑफ कमांड को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि देखिए मैनेजर जो है वो डायरेक्ट लेबर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। मुश्किल काम है तो आपको उन लेबर की सुपरविजन भी करनी होगी, उस सुपरवाइजर के ऊपर हो सकता है मैनेजर इंक्लूड कर दिया जाए। राइट, सो टाइप ऑफ वर्क में आप बेशक अपने पास लिख लें। अगर सिंपल टास्क है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो आपका स्केलर चेन है वो शॉर्ट हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स काम है तो स्केलर चेन आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं। अगर तो बहुत आसान काम है, एक मैनेजर इनफ होगा ज्यादा लोगों के लिए, तो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मुश्किल काम है, मैनेजर को डिटेल्स देखनी है, तो फिर एक मैनेजर के अंडर सिर्फ 2-3 लोग ही काम करेंगे एंड यू हैव टू हायर डिफरेंट मैनेजर्स, तो आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो शॉर्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देन ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क की हम बात करते हैं। देखिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ज्यादा होता है वहां पर ज्यादा सुपरविजन इन्वॉल्व होती है, वहां पर ज्यादा मैनेजेरियल रोल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वहां पर ज्यादा सीनियरिटी या सीनियर लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आपका ऑपरेशनल रिस्क, जब आपका एक बिजनेस को चलाने का जो रिस्क है कि हमें कहीं लॉस ना हो जाए इस बिजनेस में, जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, रिस्की बिजनेस में आपकी जो स्केलर चेन है वो वाइड हो जाती है और स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाता है, क्योंकि आप एक मैनेजर 2-3 लोगों को ज्यादा से ज्यादा नहीं फोकस कर पाता। राइट, तो वो वही बात है कि ऑब्वियसली जब रिस्क ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स काम होगा ना, तो आप अब दोनों को कंबाइन कर लें कि रिस्क ज्यादा है तो स्केलर चेन बड़ी हो जाएगी, लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका कम हो जाएगा। एंड इसी को आप फिर ऑपोजिट कर लें कि अगर रिस्क कम है, स्केलर चेन कम हो जाएगी और स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका वाइड हो जाएगा। टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। अगर तो एम्प्लॉयज जो है स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, उनको अपना काम आता है, तो फिर एक मैनेजर के अंडर जो है आप ज्यादा लोग जो है वो हायर करवा दो, स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड करवा दो, मसला नहीं है। लेकिन अगर इंटर्नीज हैं, अनस्किल्ड लेबर है, जिनको सुपरविजन की जरूरत है, डिटेल ओरिएंटेड मैनेजर की जरूरत है, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब अफेक्टिंग स्केलर चेन में टॉल ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टॉल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होंगी? जिनमें स्केलर चेन तो देखो बड़ी है, लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा? नैरो हो जाएगा। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड है, लेकिन स्केलर चेन उसकी शॉर्ट हो जाएगी, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इससे ज्यादा आपको यहाँ पर समझने की और कुछ भी जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। कि देखो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि आपकी स्केलर चेन कम हो रही है। स्केलर चेन कम हो रही है विच मींस मैनेजेरियल लेयर्स आपकी कम है, कॉस्ट सेव हो सकती है। अब कॉस्ट कैसे सेव हो सकती है? आपको बहुत हाई लेवल ऑफ लोग नहीं हायर करने, आपको जूनियर लेवल ऑफ लोग हायर करने हैं। राइट, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। स्टाफ मोटिवेशन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? इसके दो रीजंस हैं। नंबर वन, प्रेशर कम होता है कि हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठे हुए, एक या दो बंदे ही बैठे हुए हैं। एंड दूसरा, दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द मैनेजर, तो मोटिवेशन ज्यादा होती है। डिसएडवांटेजेस, क्योंकि देखो स्टेयर, देखो एक जो स्टेयर होती है ना, सीढ़ी जो होती है, उसके जब स्टेप्स कम होते हैं ना, तो आप इजीली जो है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। राइट, लेकिन जब उसके स्टेप्स ज्यादा होते हैं तो एफर्ट्स ज्यादा लगती हैं। तो इसी तरीके से जब स्केलर चेन कम होगी तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप बहुत इजीली ऊपर पहुंच जाओगे, आपको सीखने का इतना मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपकी स्केलर चेन बड़ी होगी ना, टॉल ऑर्गेनाइजेशन में आपको हर लेवल पे सीखने का जो है वो मौका मिलता होता है। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज जस्ट वन टाइम रीड। अब इस पे एमसीक्यू कैसे आएगा? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे एमसीक्यू आ जाता है, ऑल्दो कोई इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है ये। हाँ, स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्केलर चेन पर वो जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि नैरो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी या आपकी वाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी। तो यहाँ से एक छोटा सा एमसीक्यू या 1 मार्क एमसीक्यू जो है वो आपका टेस्ट हो सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग की। अब ये वो टॉपिक है जो आप F2 में, जो आपका FMA है, उसमें भी पढ़ चुके हैं, आप अपने प्रीवियस स्टडीज में भी जो है वो कवर अप कर चुके हैं।
आउटसोर्सिंग का मतलब होता है आप बाहर से किसी बंदे को हायर करते हो अपने घर का काम करवाने के लिए। आप बाहर से किसी बंदे को हायर कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी स्पेसिफिक वर्क को करवाने के लिए। ठीक है। एंड ऑफ शोरिंग का मतलब होता है आप अपनी पूरी की पूरी कंपनी की एक नई ब्रांच खोल रहे हो एक नए कंट्री में। दैट इज ऑफ शोरिंग। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि आप एक स्पेसिफिक काम अपने घर का किसी बाहर के बंदे से करवा रहे हो। दैट इज आउटसोर्सिंग। ऑफशोरिंग है कि आप एक नया घर खरीद रहे हो बट किसी और कंट्री में। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो, ऑफशोरिंग आउटसोर्सिंग की यहाँ पर उसने आई गेस, जस्ट जस्ट मिनट। अच्छा, आउटसोर्सिंग की उसने इतनी कोई नहीं डिस्कस की हुई। मैं आपको वैसे जनरलाइज जो है ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी जरूर दे देता हूँ कि देखो आउटसोर्सिंग में क्या होता है। आउटसोर्सिंग कंपनीज क्यों करती है, आप लोग खुद भी समझदार हो माशाल्लाह से। तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब आपको एक काम नहीं करना आता होगा, राइट, तो आप बाहर से लोग हायर करोगे। तो कंपनीज भी ऐसा ही करती हैं, स्पेशली जो ग्रोइंग बिजनेसेस होते हैं या जो स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनके पास टाइम नहीं होता हर चीज को इन हाउस करने का। मैंने पिछले लेक्चर में आपको नाइकी की एग्जांपल दी थी, दैट वाज अ हॉलो ऑर्गेनाइजेशन। तो नाइकी देखो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बाय दे दे हैव जस्ट आउटसोर्स्ड एवरीथिंग। इस वजह से कि उनके पास उस चीज को घर में करने की जो कॉस्ट है ना वो ज्यादा आ रही होगी। राइट, तो देखो जब आपको बाहर से एक काम करवाने में अगर वो सस्ता पड़ रहा है, उसमें लेस कॉस्ट आपको लग रही है, तो आप वो काम बाहर से करवा लो। ठीक है। लेकिन अगर फिर सेकेंडली इसमें ये भी एक चीज आ जाती है कि अगर आपको सब काम आते हैं, आपको सिर्फ एक काम नहीं आता, वो काम आप बाहर से करवा लो। राइट। फिर इसके अलावा देखो कि अगर आप वो काम बाहर से करवाओगे तो फिर उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। राइट, तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंसेस उस पर रखने पड़ेंगे। तो इस ये बस आउटसोर्सिंग की कुछ बेसिक सी एक्सप्लेनेशन थी। ऑफशोरिंग की जब हम बात करते हैं तो ऑफशोरिंग भी आउटसोर्सिंग से समहाउ रिलेट ही करती है। आप क्यों दूसरी कंट्री में मूव करना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी करंट कंट्री में कॉस्ट ज्यादा लग रही है। आप लो लेबर वाली कंट्री में चले जाओ, वहां से लेबर हायर कर लो। राइट, तो दैट इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट सेविंग। क्लोजर टू लोकल मार्केट, आप जहां पर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, जहां पर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, यू शुड ऑल्सो हैव अ हेड ऑफिस देयर एज वेल। राइट, तो आप वहां पर चले जाओ। तो दीज विल बी द सम एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि अगर आप अपनी कंपनी की ब्रांचेस दूसरे कंट्रीज में ओपन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हो। आपको पता है डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपको कंट्रोल जो है वो आपका कम होता है। लैंग्वेज कल्चरल बैरियर्स आ सकते हैं, यू गाइस वेरी वेल नो दिस। अब पाकिस्तान की कंपनी यूरोप में चली जाए तो अच्छा खासा लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर आ जाएगा। राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा होना चाहिए। रेस्टोरेंट्स की एग्जांपल ले लो। अब रेस्टोरेंट जो है वो केएफसी कैसे अपना सेम टेस्ट मेंटेन कर रहे हैं हर जगह, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर वो आपका चैनल स्ट्रांग है देन डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन ऑफशोर। ठीक है, आई होप तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट एंटनीज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ दिस इज समथिंग जो आप सब लोगों को पता है, मैं इस पर ज्यादा जो है वो डिबेट नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप लोग पहले ही अपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स में जो है वो पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट को तीन लेवल्स में डिफाइन किया जाता है। मैनेजमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, टैक्टिकल मैनेजमेंट में एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट पे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपकी सीनियर मैनेजमेंट होती है जो आपकी सीनियर डिसीजंस जो है वो ले रही होती है। टैक्टिकल मैनेजमेंट आपकी मिडिल मैनेजमेंट होती है जो आपकी लेट्स से बजट बजट प्रिपरेशन, वेरिएंस कैलकुलेशन, परफॉर्मेंस एनालिसिस, इस तरीके से आपके डिसीजन जो है वो कंसिडर करती है। एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो आपकी वो मैनेजमेंट होती है जो डे टू डे टास्क में इन्वॉल्व होती है, सच एज आज कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, आज कितना जो है रॉ मटेरियल खरीदना है। ये तमाम चीजें जो है आपकी ऑपरेशनल जो मैनेजमेंट है वो आपकी काम कर रही होती है। तो आई होप सो यहाँ तक बात क्लियर हो जाएगी, इससे ज्यादा और इसमें कुछ है भी नहीं। ओके, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, वन टाइम रीड आपने देना है, समझने में के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है।
जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है, 10 ईयर्स 15 ईयर्स, मिशन एंड विजन सिलेक्ट करती है कंपनी का। नाउ यू ऑल शुड नो व्हाट इज मिशन एंड व्हाट इज विजन, ओके। टैक्टिकल कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मिडल होती हैं। वो बेसिकली देखो यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है, बजटिंग हो गया, मिड टर्म प्लानिंग हो गया, प्लान्स कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, एक मंथली सेल्स टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपकी मिडिल मैनेजमेंट कंसिडर करेगी, ठीक है। और जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, सॉरी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो होती है, तो वो बेसिकली आपका डे टू डे टास्क वगैरह जो है उसको देख रही होती है, और उसमें जो है वो वर्क कर रही होती है कि आज कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, आज लेट्स से रॉ मटेरियल कितना परचेज हमने करना है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो इस तरीके के छोटे मोटे डिसीजन जो है वो देख रही होती है आपकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट। आई बिलीव इसके बाद जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज समथिंग अगेन जो आप अपने एफएमए के चैप्टर में, सॉरी, जो सब्जेक्ट है उसमें कवर अप कर चुके हैं। तो ये वही चीजें यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रही हैं। अब क्योंकि ये वही चीजें रिपीट हो रही हैं, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अ लॉट इन डिटेल, बिकॉज अगेन ये देखें, ये वही चीजें हैं तो आप पढ़ चुके हैं, एंड इसलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप इसको वन टाइम रीड दे। जो चीज आपको पहले से आती है उसको जस्ट थोड़ा सा रिफ्रेश करें, उस पर ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक मेन हेड ऑफिस होता है, तमाम डिसीजंस वहीं पर लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। और जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट होती है, सीनियर लोग आपके वहां पर मौजूद होते हैं, और किस डिपार्टमेंट ने क्या काम करना है, किस ब्रांच में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, सब वो उस एक जो है ना वो हेड ऑफिस में होते हैं। अब ह्यूमन जो है वो भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसमें ब्रेन जो है ना दैट इज द सेंट्रलाइज हेड ऑफिस। हर चीज इंसान की बॉडी में जो भी चेंजेस आ रही हैं, सब कुछ वो सब कुछ आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ह्यूमन सिस्टम जो है वो भी एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर आप, इसमें फिर ये है कि आपके हर डिपार्टमेंट का अपना एक अटोनॉमी होती है कि वो खुद से डिसीजन ले सके। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स गिव देम ऑटोनॉमी टू टेक मेक देयर ओन डिसीजन। फैमिली पहले सेंट्रलाइज्ड होती है, फादर इज द वन दैट इज गोइंग टू टेक द डिसीजंस, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं देन फादर गिव्स द अथॉरिटी कि भाई अब आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, तो वो सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड कर देते हैं। फिर हर बच्चा अपना अच्छा भला जो है वो खुद सोचता है, खुद अपने डिसीजंस ले रहा होता है, खुद अपनी कॉस्ट और अपने इनकम को एनालिसिस कर रहा होता है। दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, राइट। तो मैंने आई होप सो एक बेसिक्स एग्जांपल में आपको ये चीजें समझा दी हैं। बाकी दिस इज नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट, तो आप इसको चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में मैं अगर आपको बताना चाहूँ, चले लेट्स लेट्स गिव इट अ क्विक रीड। देखिए, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो एडवांटेजेस है ना, कि मैक्स देखिए, जब फादर जो है वो फैमिली का डिसीजन मेकर होगा तो बच्चों पर उसका कंट्रोल होगा, बेहतर डिसीजंस वो बना सकता है फादर, राइट, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी द एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कॉस्ट कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें, क्विक डिसीजंस जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि जब हद से ज्यादा कंट्रोल होता है ना, तो सब कुछ पार्टी ऐसी होती हैं जो डीमोटिवेट हो जाती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो प्रेशर ले लेते हैं, राइट। सो फिर देन फादर माइट नॉट नो कि किस बच्चे के लिए बहुत इन डेप्थ में जाके क्या चीज बहुत अच्छी है, राइट। वो ओवरऑल तो डिसीजन अच्छा लेंगे नो डाउट, बट एक बच्चे के लिए उस डिसीजन का क्या अफेक्ट हो सकता है, तो वो फादर में भी नेग्लेक्ट कर दे उस चीज को। तो इसी तरीके से जब हेड ऑफिस में डिसीजन लिए जाते हैं तो क्वाइट पॉसिबल है कि हेड ऑफिस वाले जो डिसीजंस हैं वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की नीड्स को पूरा ना कर सकते। तो डिसेंट्रलाइजेशन के फिर एडवांटेजेस यही होते हैं कि हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से अच्छा डिसीजन ले सकता है। यहाँ पर आई बिलीव आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। दिस वाज अ वेरी इजी चैप्टर, मैक्सिमम इसमें रीडिंग थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव जस्ट 2 or 3 MCQs फ्रॉम दिस चैप्टर। यानी आप कह लो कि आपके जो है अराउंड 2 to 3 मार्क्स जो है आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं इजीली। एक तो स्केलर चेन और स्पैन ऑफ कंट्रोल का सेक्शन आ सकता है,
आउटसोर्सिंग ऑफशोरिंग से एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज से एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड यस, जो आपके बिजनेस स्ट्रक्चर्स थे मैट्रिक्स एंड हॉलो एंड उनमें से लाजमी एक एमसीक्यू आएगा, उनमें से अगर आया तो वो 2 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। सेंट्रलाइज्ड और ऑफशोरिंग इनमें से अगर आए तो वो 2 मार्क्स का भी हो सकता है, वो 1 मार्क्स का भी हो सकता है। तो आप ले लो ऑन एवरेज 3 मार्क्स जो है ना इस चैप्टर से आप जरूर कवर अप कर सकते हो। मैंने आपको साथ ये भी बता दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एंड फिर प्लस आई एम गोना हेल्प यू गाइस टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस व्हेन लेटर ऑन, जब हम इनकी प्रैक्टिस वीडियोस बनाएंगे, and those will be having, and the student that will be registered with me at that time will be having access to those videos, okay। So let's just keep this lecture until here। यहाँ पर हमारे जो है 11 चैप्टर्स जो है वो इस सब्जेक्ट के कंप्लीट हो चुके हैं इंशाल्लाह। एंड विद इन द कमिंग डेज हम बाकी चैप्टर जो है बहुत इजीली कवर अप करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर्स, ओके। तो हम जल्दी जल्दी जो है इनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो अंटिल देन टेक केयर गाइस एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।